हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो सीटेट पेपर फर्स्ट यानी कक्षा 1 से 5 के लिए ज़रूरी है, जो जनवरी 2024 का ये पेपर है। अब हम लोग मिलकर आज इसे सॉल्व करेंगे और 30 नंबर का होता है ये सीटीपी। 30 नंबर में आप सही से कितना नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़की भाला नहीं फेंक सकती हैं। यह प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए जेंडर संबंधिता को, ऑप्शन 2 जेंडर समानता को, ऑप्शन 3 जेंडर समता को, ऑप्शन 4 जेंडर रूढ़िवादिता को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता एक सामाजिकृत दृष्टिकोण है जो महिलाओं और पुरुषों में भेद उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अपसारी चिंतन चिंतन जबकि अभिसारी है। तो ऑप्शन ए कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। ऑप्शन 2 एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 3 में गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 4 में मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक साथ समाधान पर स्थिर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है बोल रहा है ना। तो ऑप्शन 1 में देखेंगे समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कारित न करे। ऑप्शन 2 में दिया है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समर्थन करता है। ऑप्शन 3 में दे रखा है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करता है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 4 में दिया है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा केंद्र होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कथन ए शिक्षार्थी जो पहले से जानता है उसे आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण पैटर्न ढूंढता है और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संबंधित करने में मदद मिलती है। ऑप्शन अब सही विकल्प चुने, है ना। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आर। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और ए आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 में ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 ये ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, और लास्ट में आपका 4 नंबर में दिया है कि ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये सही है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभिकथन ए बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ऑप्शन कारण आर बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है ना। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 में दिया ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 में दिया ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि अभिप्रेरणा
के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? ऑप्शन ए सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ऑप्शन 2 में दिया है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ऑप्शन 3 में दिया है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ऑप्शन 4 में दिया है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, जितने भी क्वेश्चन है ये 2024 जनवरी को पूछा गया पेपर 1 का सीडीपी का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन ए में दिया छात्रों ऑप्शन ए में दिया है छात्रों के लिए छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षा सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन 2 में दिया छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ऑप्शन 3 में दिया है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन 4 में दिया है पठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? ऑप्शन 1 में सामाजिक विकास, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 नैतिक विकास, ऑप्शन 4 गणित गतिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चे में नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए असंतुलन, ऑप्शन 2 अनुकूलन, ऑप्शन 3 निजी वाक, ऑप्शन 4 संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि निजी वाक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अभिकथन ये कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिमाण के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण आर में दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ऑप्शन सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए में कह रखा है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 में दिया है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 में दिया है कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है ना। और इसके बाद से दिया है कि ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल को प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए में दिया है अंतर्व्यक्ति दूसरे को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। ऑप्शन 2 में तार्किक गणितीय क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं नृत्य या ऑप्शन 3 में दिया है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ऑप्शन 4 में दिया है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, है ना। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 में अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमाओं के पुनर्गठन से है। ऑप्शन 3
अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। ऑप्शन 4 अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पादक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ना यही होगा। ये जो है ना ये अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पादन है ना। ये नहीं है कह रहा है। देखिए अधिगम एक प्रक्रिया है ना। तो नेगेटिव ये भी है तो नेगेटिव पूछ रखा है तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला 13 नंबर देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन 2 कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन 3 निष्क्रिय अनुसरण, ऑप्शन 4 प्रतिक्रिया सेट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किस कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ऑप्शन 1 पहले स्तर के पहले चरण में, ऑप्शन 2 पहले स्तर के दूसरे चरण में, है ना। ऑप्शन 3 दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, ऑप्शन 4 तीसरे चरण के पांचवें चरण में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पे 2 होगा, यानी कि पहले स्तर के दूसरे चरण में कोहलबर्ग के नैतिक हिसाब के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वंचित वर्गों से संबंधित विद्यालयों के समावेशन के लिए ऑप्शन 1 विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन 2 पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन 3 में सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, ऑप्शन 4 में दिया है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना होता है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से उपयोग प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। दोस्त अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन 1 देख लेते हैं, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, ऑप्शन 2 यह व्यापक और सामान्य होती है, ऑप्शन 3 यह केवल परिमाणों पर केंद्रित होती है, ऑप्शन 4 यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यह सामयिक और विशिष्ट होती है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 समिष्ठ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में ऑप्शन ए अंग और हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ऑप्शन 2 में दिया है विकास सिर से पांव तक होता है, ऑप्शन 3 में दिया है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, ऑप्शन 4 में दिया है सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 कह रहा है कि अभिकथन ए में दिया है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, ऑप्शन कारण आर में दिया है विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 में दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 में दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी में ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए और आर दोनों सही है ना। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन 1 छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, ऑप्शन 2 में दे रखा है कि छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ऑप्शन 3 में दिया है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ऑप्शन 4 में दिया है कि एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलती धारणाओं की पहचान करने के लिए है ना प्रयोग किया
जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक मूल्यांकन कार्य जो मापदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषताएं कौन सी होती है? ऑप्शन ए रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ऑप्शन 2 ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ऑप्शन 3 में दे रखा है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन 4 में स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होता है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? ऑप्शन 1 वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, ऑप्शन 2 वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ऑप्शन 3 वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, ऑप्शन 4 में वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वे प्रश्न जो छात्र के व्यक्तिगत राय पूछते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बाधित एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। ऑप्शन ए जैविक कमा कार्यात्मक, 2 कार्यात्मक कमा जैविक, ऑप्शन 3 में क्रियात्मक और शारीरिक, ऑप्शन 4 में सामाजिक कमा मनोवैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जैविक क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करती है? ऑप्शन 1 संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, ऑप्शन 2 भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, है ना। ऑप्शन 3 में दे रखा है कि संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, ऑप्शन 4 भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी ठीक है, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? ऑप्शन ए जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन 2 में जब शिक्षक, ऑप्शन 2 में दिया है कि जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, ऑप्शन 3 में जब शिक्षक बच्चों को मातृभाषा की अवहेलना और अपेक्षा करते हैं, ऑप्शन 4 में दिया जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अमूर्त और धारणाओं को परिचय ठोस परिचय की तुलना करने के छात्र को, है ना, छात्र को अंतर्निहित विचारों को समझने में मदद मिल सकती है ना, उदाहरण देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का जो 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ऑप्शन 3 में अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अभिप्रेरणा जो कार्य को व्यक्तिगत आनंद से आती है ना। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? ऑप्शन ए बोलकर सोचो, ऑप्शन बी संकेत और इशारा, ऑप्शन सी प्रश्न, ऑप्शन डी आधा हल किया हुआ उदाहरण, है ना, रटकर दोहराया। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 26 है, उसका 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना यानी प्रश्न। ठीक है, है ना, इसको ना सही क्रम में करना है 26 को, है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है कि ए और बी दोनों, दो में ए बी सी डी की ए बी सी डी ई,
तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट होगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ना राइट आंसर होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। 27 देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 27, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशिया कौशल से पहले सकल पेशिया कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है। ऑप्शन 2 शीर्षगामी है। ऑप्शन 3 रेखीय है। ऑप्शन 4 समीप दूराभिमुखी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 समीप दूराभिमुखी है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ऑप्शन 1 इंद्रियों का समन्वय। ऑप्शन 2 विकेंद्रीकरण। ऑप्शन 3 परिकल्पित तार्किकता। ऑप्शन 2 में वस्तु अस्थायित्व। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी विकेंद्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। रस्सी कूदते समय पैर से रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी से जानबूझकर आउट किया गया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क करते हैं, है ना। ऑप्शन ए मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 3 संवेदी चालक अवस्था। ऑप्शन 4 पूर्व संचलन अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पूर्व चलन अवस्था। पूर्व चलन अवस्था में होता है जीन पियाजे की दूसरी संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा जीववादी दृष्टिकोण रखता है, यानी कि वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है ना। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि ऑप्शन 1 शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 2 शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन 3 व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। ऑप्शन 4 में प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया के प्रभावी शिक्षण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ये 2024 जनवरी का पूछा गया सवाल है सीडीपी का। और हाँ, आप जो है ना 30 में कितना अटेम्प्ट किए हैं ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।